नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। अपना आज का जो MCQ का टॉपिक है केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, ठीक है, और वो है कार्बन और उसके यौगिक। इसके दो पार्ट बनेंगे, ठीक है, और लगभग 80 क्वेश्चंस हैं, उनमें आपके लगभग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि निम्न में से कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कौन सा है, हीरा। कौन सा है, हीरा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, बकमिस्टर फुलरीन या बकीबॉल कौन सा होता है। C32, C60, ठीक है, C66 और C70, तो कौन सा होता है, अपन ने पढ़ा था, कौन सा होता है, C60, ठीक है। और ये जो संरचना बनाता है, जियोडेसिक संरचना बनाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। थायोकोल है या नियोप्रीन, थायोकोल और नियोप्रीन इनमें से कौन सा एक इसका उदाहरण है रे, ठीक है ना। थायोकोल कह दो चाहे नियोप्रीन कह दो, इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। कृत्रिम रबड़ का अपमार्जक है, थर्मोप्लास्टिक है, पेट्रो रसायन। तो ध्यान रखना, कृत्रिम रबड़ जो है वो थायोकोल या उसको अपन नियोप्रीन कह सकते हैं। कृत्रिम रबड़ को थायोकोल, नाम याद रखना, थायोकोल या नियोप्रीन कह सकते हैं। कृत्रिम रबड़ को थायोकोल या नियोप्रीन कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए चौथा, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक रेसा है नाइलॉन 66, कौन सा है, नाइलॉन 66। कौन सा रेसा है, नाइलॉन 66, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा, देखो रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन या कार्बन। तो कौन सा है रे, सल्फर। रबड़ का वल्कनीकरण करते हैं, जो पेड़ से प्राप्त दूध, रबड़ क्षीर या जिसको लेटेक्स कहते हैं, उसके अंदर सल्फर या गंधक मिलाकर अपन उसका क्या करते हैं, वल्कनीकरण। यानी रबड़ यूज करने लायक कब हो जाता है, उसके वल्कनीकरण के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साबुन निर्माण में उप उत्पाद के रूप में कौन सा बनता है रे। साबुन निर्माण में उप उत्पाद के रूप में कौन सा बनता है, तो ध्यान रखना ग्लिसरॉल। कौन बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। उप उत्पाद के रूप में कौन बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, साबुन निर्माण या साबुनीकरण के संबंध में ये कह रहा है सत्य कथन बताओ, ठीक है। साबुन जल में घुलनशील वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से बनाए जाते हैं। फिर साबुन में प्रयुक्त वसीय अम्लों में दीर्घ कार्बन श्रृंखला उपस्थित होती है, ठीक है। सत्य कथन नहीं है। साबुन निर्माण में ग्लिसरॉल उप उत्पाद है या साबुनीकरण की प्रक्रिया रासायनिक रूप से हाइड्रोजनीकरण है, यह नहीं है, हाइड्रोजनीकरण नहीं होता। हाइड्रोजनीकरण तो कौन सा होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति जब घी बनाते हैं, वो अपना कौन सा था, हाइड्रोजनीकरण था। कौन था, हाइड्रोजनीकरण। तो देखो यहां से तीन चीजें क्लियर भी करते चलना। साबुन क्या है, जल में घुलनशील वसीय अम्लों के, साबुन क्या है, वसीय अम्ल है, और वसीय अम्लों के भी क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण। सोडियम और पोटेशियम, अगर सोडियम लवण है तो कठोर साबुन, पोटेशियम लवण है तो मृदु साबुन। जो पोटेशियम लवण है उससे शेविंग क्रीम, शैम्पू वगैरह बनाए जाते हैं। तो साबुन क्या है, वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण। फिर साबुन में प्रयुक्त वसीय अम्लों में दीर्घ कार्बन श्रृंखला उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है। और साबुन निर्माण के अंदर ग्लिसरॉल मौजूद रहता है। अपमार्जक है वो सल्फोनेट लवण होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यह कह रहा है साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल कौन से हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, साबुन निर्माण के अंदर प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल कौन से हैं, तो स्टेरिक एसिड, पॉमिक एसिड या ओलिक एसिड। तीनों के तीनों, ये तीनों नाम याद रखना। साबुन बनाने में ये तीनों एसिड काम आते हैं, स्टेरिक, पॉमिक और ओलिक। स्टेरिक एसिड, पॉमिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पॉमिक एसिड और ओलिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अपमार्जक के बारे में सत्य कथन है, ठीक है।
ये एल्किल सल्फोनेट लवणों के व्युत्पन्न है, बिल्कुल सल्फोनेट लवणों के व्युत्पन्न है। वो सोडियम और पोटेशियम के थे, ये सल्फोनेट के हैं। कठोर जल में अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते, इसलिए कठोर जल में भी कपड़ों की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने का कार्य करते हैं। अगर एक बात पूछी जाए सवाल में आप लोगों को कि जो अपमार्जक होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है ना, तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करते रहे। जल की सतह का जो पृष्ठ तनाव होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए जो मेल या शुद्धि होती है वो घुल जाती है। तो ध्यान रखना चारों के चारों, ठीक है। रासायनिक रूप से साबुन निर्माण की प्रक्रिया, देखो वैसे तो अपन साबुन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण, लेकिन रासायनिक रूप से क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। अगर पूछ ले साबुन निर्माण की प्रक्रिया में जो साबुन बनते हैं वो क्या होते हैं, तो एस्टर बनते हैं। क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। वसीय अम्लों से क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्टर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, परासरण द्वारा या पाइसीकरण। एक बात ध्यान रखना, जो साबुन होते हैं वो पानी के अंदर घुल के जो कपड़ों के ऊपर मेल या ग्रीस होते हैं उनके चारों ओर एक स्पष्ट संरचना बनाते। ग्रीस क्या, मिसेल के दो सिरे होते हैं, एक तो जल रागी सिरा, एक जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा दूर होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जल से दूर रहता है यानी बाहर की ओर, जबकि जल विरागी सिरा है, जो जल रागी सिरा है वो जल के अंदर रहता है। और जो मैल होता है ना उसके चारों तरफ इस प्रकार से वो संरचना बनाते रहे। संरचना बना के जो तेल होता है या जो ग्रीस होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तोड़ के फिर वहां से इसको रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को तोड़ना, अपन ने पढ़ा ना पाइसीकरण, ठीक है ना, तो किसके द्वारा होता है, पाइसीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, हीरा और ग्रेफाइट के अंदर, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। हीरे की चतुष्फल की संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो षटकोणीय समतल हेक्सागोनल स्नेनर संरचना होती है। हेक्सागोनल होता है, छोड़ो। हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों गुण भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट नरम होता है, हीरा कठोर। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक जबकि हीरा नहीं होता। यहां पे देखो रे सब सही है, 1 2 3। यहां पे क्या फर्क है, देखो सही नहीं पूछा है। एक बात बताना, अपर रूप होते ना, अपर रूप, उन अपर रूप के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों गुण समान नहीं हो सकते रे, समझ में आ गई। उनकी आकृति, उनका आकार चेंज हो सकता है, जैसे हीरे का आकार अलग है, ग्रेफाइट का आकार अलग है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ दोनों में अलग अलग है, तो भौतिक गुण तो अलग है, लेकिन रासायनिक गुण, कार्बन तो वही है ना, ठीक है। मेन जो पदार्थ है वो तो वही है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। अपने को गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपरूप है, ऐसा हो सकता है क्या। यह ताप और विद्युत का कुचालक, सबसे कठोर, यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। अब ऐसा मत कहना कि हीरा जल सकता है क्या, भाई बिल्कुल जल सकता है। अत्यधिक उच्च ताप पर हीरे के भी तो गलनांक होते हैं, पढ़े होंगे ना, तो जल सकता है। ये खोटा हो गया, बाकी सब सही है। 2 3 4। ग्रेफीन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेफीन क्या है, कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप या कार्बन का समस्थानिक। तो ध्यान रखना, ग्रेफीन क्या होती है, कार्बन की मिश्र धातु होती है, इसको ध्यान रखना, नाम याद रखना। ग्रेफीन, ग्रेफाइट अलग है, ग्रेफीन अलग है। ग्रेफीन नाम याद रखना, ठीक है। कार्बन की मिश्र धातु है, अपर रूप नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफीन मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, ठीक है। फिर देखो, अब देखो ग्रेफीन के बारे में आया कि ग्रेफीन आजकल बहुत अधिक चर्चा में है। इसका कारण क्या, तो ध्यान से देखो, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उच्च होती। पहला बिंदु क्या लिखा, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, इसकी विद्युत चालकता उच्च होती है, ठीक है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से है। तीसरा, वह पूर्णतः सिलिकॉन से
बना होता है और उसकी चतुष्क पारदर्शिता होती है। पूर्णतः किससे बनता है रे? सिलिकॉन से, ठीक है, और उसकी चतुष्क पारदर्शिता होती है, ठीक है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफीन को अपन ने क्या बोला रे? कार्बन की मिश्र धातु। किसकी मिश्र धातु? कार्बन की। लेकिन ये क्या कह रहे? पूर्णतः सिलिकॉन। पूर्णतः सिलिकॉन नहीं होता, पूर्णतः सिलिकॉन नहीं होता, कार्बन और सिलिकॉन होता है। तो ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो सही कौन कौन से? 1 2 4, 1 2 4। ये पॉइंट याद रखना। अब तक जांचे गए सबसे तनुस लेकिन सबसे शक्तिशाली है। अब इसका ग्रेफीन का उपयोग देख लेना। टच स्क्रीन में ग्रेफीन, एलसीडी में ग्रेफीन, एलईडी के अंदर ग्रेफीन और चालक इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी इन सब में चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब, यानी इसी को अपन क्या कहते रे? इसी को क्या कहते हैं? जियोडेसिक संरचना। जियोडेसिक संरचना, ग्लोब जैसी संरचना, फुटबॉल जैसी संरचना, जियोडेसिक संरचना कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। 17वां देखो, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण। एलपीजी के अंदर कौन होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं ना, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। मेथेन मत कर देना, मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। एलपीजी के मुख्य घटक अगर पूछे तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। 18, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है। तो एथेन, ब्यूटेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होती ना रे। ध्यान रखना, अगर एलपीजी पूछे तो है सिर्फ प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। अगर सीएनजी पूछे तो प्रोपेन प्लस एथेन, एथेन प्लस ब्यूटेन और साथ में हो गया रे मेथेन। क्या हो गया? मेथेन, ठीक है। तो एलपीजी और सीएनजी। खाली जगह की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी में सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। किसकी वजह से होती है रे? ध्यान रखना। अब देखो यहां पर उसका नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ यौगिक दिए हुए। तो ध्यान रखना, एक सल्फर का यौगिक होता है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है? मरकप्टेन। क्या नाम होता है? मरकप्टेन। इस मरकप्टेन को मिलाया जाता है किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। और इसी की गंध की वजह से हमें पता चलता है कि गैस लीक होती है। यौगिक कौन सा? सल्फर यौगिक। किसमें? एलपीजी में। क्या पता लगाने के लिए? गैस रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फिर पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ध्यान रखना, एक ऑक्टेन नंबर आता है, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए किस संख्या का प्रयोग? तो ऑक्टेन संख्या। कौन सी? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता, ऑक्टेन संख्या। कौन सी संख्या? ऑक्टेन संख्या। फिर ये कह रहा है कि उच्च C10 संख्या। क्या है? उच्च C10 संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन? उच्च तो रे C10 और निम्न ऑक्टेन। तो देखिए, ऑक्टेन संख्या किसके लिए रे? पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए, ठीक है। और C10 संख्या किसके लिए? डीजल की गुणवत्ता के लिए। तो उच्च C10 निम्न ऑक्टेन। कौन सा इंजन? डीजल इंजन। कौन सा इंजन? डीजल इंजन। कौन सा? डीजल। उच्च C10 निम्न ऑक्टेन तो डीजल, उच्च ऑक्टेन है तो पेट्रोल, ठीक है।
22 ये कह रहा है अपस्फोटन रोकने के लिए कार के इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, टेट्रा एथिल लेड। किसका प्रयोग रे? टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ज्यादा अवशोषण को रोकने के लिए, अपस्फोटन को रोकने के लिए। ठीक है, फिर देखो 23वां, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र बताओ रे। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सबसे पहले तो बात देखो, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब रे कितने कार्बन होने चाहिए? 4। मेथ एड प्रोप ब्यूट, बाकी वालों को काटो। ठीक है, अब एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो कार्बन बनाओ 4। इसकी हर कार्बन की कितनी संयोजकता? 4। एक एक तो ये सेट करो। ठीक है, उसके बाद यहां पे कितने आएंगे रे? 3। और यहां पे भी कितने आएंगे? 3, तभी 4-4 होगी। अब इसकी तो कंप्लीट, इन दोनों की देखो 6 तो हो गए, है कितने? 8। तो बचे कितने? 2। एक एक आएंगे, एक एक आएगी तो 1, 2 और 3, एक वैलेंसी बाकी रह गई, तो ये नहीं हो सकता। कौन होगा? ये। और वैसे भी मैंने आइसो समूह बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को आइसो समूह बताया था। ये आइसो समूह होता है 3, 3, 6। ये आइसो समूह होता है। ये पूरा नियो होता है, तो यहां पे 2 डैश आ जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा क्या है? आइसो समूह। तो क्या है? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4, तो 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन कितने रहे? 10, तो 3, 3, 6, 6 1 7, 7 3 10। समझ में आ गई? 24वां देखो, ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते हुए क्रम के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बढ़ता हुआ अणु भार, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। भाई सीधी सी बात है, यहां पे कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, जुड़ने वाले हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, जुड़ने वाले हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो अणु भार भी बढ़ेगा। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो रे, एल्केन का सूत्र पूछा है। बताया था मैंने CnH2n+2, ये रहा। फिर एल्कीन 2 माइनस कर दो, CnH2n। फिर एल्काइन CnH2n-2 और एल्कोहल, इसका ध्यान रखना रे, CnH2n-1 और OH साथ में। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, CnH2n। ठीक है, -2, ये किसका होता है? एल्काइन का। लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह एक क्या जुड़ जाएगा रे? OH समूह क्या जुड़ जाएगा? कौन सा जुड़ जाएगा? OH समूह जुड़ जाएगा। तो CnH2n-2 और OH, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी वाले तो याद रह जाएंगे। भाई एल्केन का CnH2n+2 -2 करेंगे तो एल्कीन, और -2 करेंगे तो एल्काइन। ठीक है, याद किसका रखना? एल्कोहल का। तो CnH2n-1 OH। ठीक है, 26वां देखो, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मैंने बताया था, जो मेथिल अल्कोहल है, जिसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त करते हैं, इसको क्या कहते हैं रे? वुड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? फल की बहुत तेज सुगंध किसमें आती रे? मेथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल, मेथिल क्लोराइड या एथिल एसिडेट। तो ध्यान रखना, फलों की अत्यधिक तेज सुगंध किसमें आती है? एथिल एसीटेट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? एथिल एसीटेट के अंदर। ध्यान रखना, कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ समझने की बातें, सब कुछ मिक्स है, अच्छे से देखना। ठीक है, 28 ये कह रहा है, क्लोरोफॉर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, द्रव ईंधन है, संवेदन हारक निश्चेतक है, फॉस्जीन उत्पन्न करता है, ठीक है, या अग्निशामक है। तो एक ध्यान रखना रे, ये सही है। ठीक है, संवेदन हारक निश्चेतक, संवेदनाओं का हरण करने वाला निश्चेतक, फॉस्जीन उत्पन्न करता है या अग्निशमक है रे। ठीक है,
क्लोरोफॉर्म द्रव ईंधन नहीं है ना, पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरा संवेदन, अरे दूसरा, तीसरा अग्निशामक भी नहीं है ना, तो दूसरा और तीसरा, ठीक है। यानी एक तो भाई बेहोश तो कर ही सकते हैं, और फॉस्जीन भी उत्पन्न करता है कौन? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कौन सी गैस? फॉस्जीन गैस, ठीक है ना। फिर DDT का पूरा नाम क्या है? ठीक है, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मेथेन एथेन मेथेन, ये रहा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, लास्ट में क्या है? एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? परमाणु की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी संरचना रे? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। कौन सी संरचना? हीरे की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये अपना कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट फर्स्ट क्लियर। अब अपन बात करेंगे पार्ट सेकंड की, तो उसमें लगभग 45 के लगभग सवाल हैं, वो आपके कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।